नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आज क्या विशेष है? विशेष है उबर, ओला, जुगनू जैसे कई तरह के कैब की सर्विस तो आपने ले ली होगी, जो शुरुआत में काफ़ी अच्छी रही, लेकिन जैसे जैसे फेमस हुई इन एग्रीगेटर्स ने लोगों को अब परेशान करना शुरू कर दिया है। जैसे एक सामान की दूरी के लिए अलग अलग किराया, किसी भी राइड का गलत तरीके से कैंसिलेशन, कुछ सर्विस के लिए गलत तरीके से एक्स्ट्रा चार्ज, ड्राइवर्स की एसी चलाने से इनकार, वॉलेट की जगह कैश देने वालों को प्राथमिकता देना, बल्कि फ़ोन करके पूछ लेना कि अगर आप कैश में चलेंगे और अगर नहीं चलेंगे तो हम नहीं चलेंगे। लोग इन सर्विसेज को लेकर काफ़ी नाराज़ है, खासकर किराए को लेकर, कैंसिलेशन चार्ज को लेकर और दूसरी मनमानी को लेकर। इसका एक ताज़ा उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। जब हमारे रिपोर्टर ने ऊबर की कैब बुक कराई तो कैसे ड्राइवर ने उनकी राइड पर जाने से मना कर दिया। पहले इस वीडियो को देखेंगे और फिर समझ लीजिए कि ओला उबर की मनमानी कितनी बड़ी परेशानी है। मैं नहीं जा पाऊंगा। कहाँ नहीं जा पाओगे? जहाँ पे आप जा रहे हो। कहाँ जा रहा हूँ मैं? आपने एयरपोर्ट का बोला था। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे क्या पता, बताओ बताओ। मैं मुझे कहीं भी छोड़ो, तुमको कहाँ जाना है? परी चौक जाना है सर। तुम्हें परी चौक चलो। परी जी ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे यार, तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें परी चौक जाना है ना? चलो परी चौक चलो, परी चौक चलो। क्या हो गया आपके साथ? अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया? सर बता दो लोकेशन कहाँ की डाली है? तुमको कहाँ जाना है? मुझे जहाँ जाना है वो जीपीएस पे लोकेशन है। जीपीएस स्टार्ट करो, छोड़ो। सर मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं जा पाओगे? क्यों नहीं जा पाओगे? सर नहीं जा रहा। नहीं, क्यों नहीं जा पाओगे? मुझे घर जाना था। मैं 24 घंटे गाड़ी चला कर तो तुमने राइड क्यों बुक करी? तुमने राइड क्यों बुक करी? लगा रखा। आप कंपनी कंप्लेंट डाल दो ना, मुझसे क्यों कह रहे हो? क्या कह रहे हो? कंपनी में कंप्लेंट डाल दो। किस बात की कंप्लेंट? कि तुम यहाँ आ गए हो, बैठा लिया और तुम कह रहे हो कंपनी को कंप्लेन करे? सर जी आप मुझसे बहस। मैं आपसे बहस कर रहा हूँ। जी सर। मैं बहस कर रहा हूँ। क्या बहस कर रहा हूँ? इस वजह की किस बात कि की? मैं आपको जानता नहीं, तुम मुझे जानता नहीं। तुम मुझे कंपनी तुम्हें जानना भी नहीं है। कंपनी ने मुझे बुकिंग दी है। हाँ। आपने कंपनी को बुकिंग किया। हाँ। कंप्लेंट डाल दो, खत्म कहानी बस। कंपनी ने तुम्हें बुकिंग दी है, तुमने सवारी बैठा ली है। अब जहाँ जीपीएस बता रहा वहाँ छोड़ो। मैंने अभी तो किया ही नहीं है इस वजह से। तुमने क्यों नहीं ओके किया? इसी वजह से ना किया। तुमने सवारी बैठाई कैसे जब तुमने ओके नहीं किया? सर, ऐसा नहीं। है? तुमने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया ना, आप यहीं से तुमने T3 ओके क्यों नहीं किया? मैंने इसी वजह से ना किया ना। आप T3 बोल रहे हो। क्या T3 बोल रहा हूँ? होम लगा रखा है। तुमने मैंने तुम जीपीएस के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हो? मैंने ओके नहीं किया सर अभी। क्यों नहीं ओके किया? नहीं किया ना मैंने। क्यों? इसी वजह से मैं एयरपोर्ट जाना था। हाँ, लेकिन अब अभी तुमने कहा परी चौक जाना है, अब तुमने कहा एयरपोर्ट जाना है। तुम्हें कहाँ जाना है? परी चौक जाना है। परी चौक जाना है? हाँ, तुमने परी तो परी चौक चलो। डाल रखी सर। आप बोले ना जीपीएस। तुम्हें जाना कहाँ है? एक बात बताओ। अरे सर जी मुझसे बहस मत करो। मैं बहस कर रहा हूँ। आप दिलवा लो, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। आप दूसरी राइड। चलिए, हमारे साथ इस बारे में और जानकारी देने के लिए समीर दीक्षित खुद जुड़ गए हैं। समीर खुद कई सारी मंत्रालयों को ट्रैक करते हैं, उनके साथ ये किस्सा भी हुआ। और बेजौन मिश्रा जो कि कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट है। समीर, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, आप अक्सर इस तरह की खबरों को ट्रैक करते हैं, इस बार आप भी थोड़ा सा खबर का एक हिस्सा बन गए। क्या बात हुई, जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल। दरअसल आप इसको एक उपभोक्ता के नज़रिए से आप देखिए, एक कंज्यूमर के नज़रिए से आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये मेरे अकेले की शिकायत नहीं है। ऐसे सैकड़ों हजारों मामले हैं जहां लोगों को ओला या उबर की इस तरीके की उनके ड्राइवरों की जो बदतमीजी है या मनमानी है उसका शिकार होना पड़ता है। उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मसलन जो मेरा वाकया जो हुआ था, इस तरीके के आपको हजार मिल जाएंगे केसेस कि क्या करते हैं ये ओला उबर वाले कि जब आप राइड बुक करते हैं तो आपकी लोकेशन पे नहीं आएंगे। ये लगातार आप पर दबाव बनाएंगे कि आप इनको अपना लोकेशन बताइए, जो कि सुरक्षा के नजरिए से खाका ये है कि आप किसी भी कंज्यूमर से, किसी भी जो राइडर है उसकी लोकेशन नहीं पूछ सकते कि उसको कहां जाना है। मान लीजिए किसी लड़की को, महिला को देर रात सफर करना हो तो वो क्यों अपनी लोकेशन बताएगी किसी ड्राइवर को? ये उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि खाका ये कहता है कि आप अपनी लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन इसी नियम के ठीक विपरीत ये ओला उबर के जो तमाम ड्राइवर हैं क्या करते हैं कि आप पर दबाव बनाते हैं कि आप लोकेशन बताइए, और अगर आप लोकेशन नहीं बताएंगे तो ये अपनी जगह पे वहीं खड़े रहेंगे, टच से मस नहीं होंगे। मजबूरन आपको राइड कैंसिल करनी होगी और वो जो राइड कैंसिलेशन के चार्जेस होंगे वो उपभोक्ता पर आएंगे। तो यहाँ पर एक आपको पीड़ित होना पड़ेगा। कई बार ऐसा देखा गया कि जब आप गाड़ी में बैठ जाते हैं तो उनके पास या तो सीएनजी नहीं होगी, डीजल नहीं होगा, उसके लिए ले जाकर के पेट्रोल पंप पे खड़ा कर देंगे, सीएनजी पंप पे खड़ा कर देंगे। होगा ये कि वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज आप ही की जेब से जाना होगा। ऐसे तमाम अलग अलग कंप्लेंट्स के रूप हो सकते हैं। एसी नहीं चलाएंगे, कई बार बदतमीजी से बात करेंगे, पुरानी गाड़ी होगी तो वो
गाड़ी में बैठने का आपका जो अनुभव होगा बहुत खराब होगा। लेकिन ये सफर पे वो उनका जो रवैया है वो ऐसा है कि आपकी गरज है और आप इसको झेलिए, उन पर कोई आंच नहीं आने वाली। और अगर आपने मेरा ये जो वीडियो है इसमें देखा हो तो ये ड्राइवर लगातार एक ही बात कह रहा है कि जो करना है कर लीजिए, जाके कंपनी में कंप्लेन कीजिए। मतलब ड्राइवरों को इस बात का पता है कि कंपनी में कंप्लेन होगी, वहां कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपने मामले में सिर्फ ये एक कदम आगे जाकर के ये किया कि मैं गाड़ी को और उस ड्राइवर को वो फिल्म सिटी के मैं पुलिस चौकी लेकर के गया। रात में 2 घंटे उसको मैंने ड्राइवर को बैठा के रखा और आप यकीन मानिए मेरी बात का कि मेरे पास सारे उसके सबूत हैं। 2 घंटे तक वो ड्राइवर बैठा रहा पुलिस थाने में, पुलिस चौकी में। एक दफा उसने ये नहीं बोला कि उससे गलती हुई है। वो कहता है जो करना है कर लीजिए। अंततः सिर्फ इंसानियत के मामले कि भाई गरीब है और मैं इस मामले को ज्यादा खींचना नहीं चाहता, मैंने मामला वहां पर छोड़ दिया। लेकिन अब आप देखिएगा कि सरकार के पास भी इस तरीके के हजारों मामले आए हैं। यही वजह है कि उपभोक्ता मंत्रालय कल एक बहुत बड़ी बैठक कर रहा है। ये सभी कैब एग्रीगेटर्स ओला उबर को बुलाया है और इनसे एक ही सवाल पूछा जाएगा कि आप पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। एक्शन लेने के लिए वजह तमाम है, सिर्फ उनका पक्ष जानने के लिए बैठक बुलाई गई है कि आपको कुछ अपनी बचाव में अपने पक्ष में कुछ कहना है तो वो कल आकर के आप मीटिंग में बता दीजिए, क्योंकि उपभोक्ता मंत्रालय के पास में इतनी शिकायतें, इतने ठोस सबूत हैं कि वो इसको लेकर के आने वाले वक्त में सख्त एक्शन या गाइडलाइन लेकर के आ सकती हैं। जी उत्कर्ष। जी समीर आप हमारे साथ बने रहिए, बेजौन सर आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे समीर ने कहा कि आने वाले कल एक बहुत बड़ी मीटिंग है, तो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी आप कैब एग्रीगेटर्स की मीटिंग में उनसे सवाल जवाब करेंगे, खासकर उनको कैंसिलेशन चार्ज और एक ही जगह के 2 फेयर को लेकर जाने से नाराजगी है और पैसेंजर के डेटा को लेकर भी चिंता है। उनसे बात की समीर ने खुद, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ हैं रोहित सिंह जी, सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, और एक अहम बैठक सरकार करने जा रही कैब एग्रीगेटर्स को लेकर के। मुद्दा क्या है, मसला क्या है और क्यों सरकार को लगता है कि कैब एग्रीगेटर्स पर फिलहाल कुछ अनुशासन लाने की जरूरत है? सर, सबसे पहला सवाल यही कि ये बैठक कब हो रही है और उसके पीछे की मंशा क्या है, मकसद क्या है, पूरा एजेंडा क्या है बैठक का? नहीं, हमने जो ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर्स हैं उनको कल बुलाया है, कल मतलब 10 तारीख को जी, क्योंकि हमारी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एवं अन्य माध्यमों से भी बहुत शिकायतें आ रही थी कि कुछ एग्रीगेटर्स द्वारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के रूप में सेवाएं दी जा रही हैं, विच इज़ नॉट फेयर टू द कंज्यूमर। तो हमने उनसे ये पूछने के लिए बुलाया है कि कैंसिलेशन चार्जेस कैसे लगाते हैं, फेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 व्यक्तियों को एक ही स्थान से एक दूसरे स्थान समान स्थान पर जाना हो तो 2 फेयर क्यों आते हैं जी बिल्कुल, और हम जो पैसेंजर्स का डेटा है उसका आप कैसे उपयोग कर रहे हैं, कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमने बैठक बुलाई है और उनसे कहा है कि ये सब चीज़ों के जवाब लेकर आएं। लगभग कितनी प्रतिभागी इसमें होंगे, पार्टिसिपेंट्स कितने, क्या होगा, और आप इसके लिए एक ठोस डायरेक्टिव्स हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं? पहले तो उनसे सवालों के जवाब ले लें, उसके बाद यदि आवश्यकता हुई तो इस विषय में कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। चलिए बेजौन सर, समीर की किस्सा आपने सुना, उसके बाद आपने कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की भी बात सुन ली, और लाखों उपभोक्ता हैं जब हर रोज़ कोई ना कोई कंप्लेन करके चलते हैं। अगर शायद तक हम अपनी कहानी एक बनाने जाएं तो हम पूरा शो निकाल देंगे और अपनी कहानियां नहीं बता पाएंगे। कितना ज़रूरी है ओला, उबर, ये किसी भी तरह की कैब सर्विसेज पे एक तरीके का लगाम लगाना इनकी मनमानी पे? देखिए, कोई भी व्यापार देश में शुरू करने के पहले एक नियम कानून के तहत उस व्यापार को लाना चाहिए देश का, हमारे सरकार को, जो हमारे देश में नहीं आता है। लोगों को व्यापार में आने का निवेश दे देते हैं, कहते हैं कि आप व्यापार करना शुरू कर दो, लेकिन जब वो उस व्यापार को लेकर उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं तब चलकर सरकार जगते हैं। अब ये क्यों होने देते हैं हमारे देश में? अब देखिए, कोई भी टैक्सी या टेम्पो या कोई भी प्राइवेट जो कमर्शियल व्हीकल है, ट्रक, इन लोग सबको लाइसेंस लेना पड़ता है, एक कानून के तहत आता है, वो कानून के दायरे चलते हैं। और उन लोग जब है, उसके साथ साथ जब ये एग्रीगेटर्स आए हमारे देश में, तब इस एग्रीगेटर को हम लोग मनमानी काम करना शुरू करने का उनको उत्साह दे दिए, और जब उन्होंने गलत काम करने लगे हैं तब हम जग रहे हैं। और हम समझते हैं कि कल यदि जो बैठक भी होगा, अभी नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो बना है,
उसको बैठक करने की जरूरत नहीं है। उनको केवल एक रेगुलेशन, एक कानून, एक गाइडलाइन लाने की जरूरत है और उस गाइडलाइन के तहत उपभोक्ताओं को संरक्षण दिलाना अनिवार्य है, उनका जिम्मेदारी है। हम लोग समझते हैं कि इस बैठक को एक पारदर्शिता देना चाहिए कि बैठक में क्या बात हुई। जैसे आपने क्वेश्चंस ले आए हैं और सेक्रेटरी ने कहा है कि इसका हम जवाब मांग रहे हैं उनसे, वो जवाब लेकर आएंगे। अब वो क्या जवाब देंगे उसको पब्लिक करना चाहिए। एक ऑल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होनी चाहिए, एक जल्दी से जल्दी कानून बननी चाहिए, जल्दी से जल्दी, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। आप यदि इसमें देर कर रहे हो इसका मतलब आप उनको और उत्साह दे रहे हो। जैसे आप वो टैक्सी ड्राइवर को सुने कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई कानून ही नहीं है इनको मतलब नियंत्रण में रखने के लिए। यदि हमारे देश में कोई कानून ही नहीं है तो आप उस पे क्या दंड देंगे, उसको क्या पनिश करेंगे, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं आप। तो हम समझते हैं कि आज सरकार का जिम्मेदारी है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सरकार भी नालिश कर सकता है। सरकार भी उपभोक्ताओं के पक्ष में कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं, लेकिन आज तक जब से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना, सरकार कभी भी उपभोक्ताओं के पक्ष में जाकर उपभोक्ताओं का दर्द को नहीं रखे हैं और कॉम्पेंसेशन नहीं मांगे हैं। चलिए समीर, आपके पास आता हूं मैं यहाँ पर। समीर, यहाँ पे आपके पास आता हूं मैं। जैसे बेजॉन सर ने कहा कि अभी तो कानून ही नहीं है, आप लगातार मंत्रालयों में मिलते रहते हैं, आपको अंदर की बातें पता रहती हैं, खबरें पता रहती हैं, क्या होने वाला है। एक तो हुई बात कि आए मिले उनकी तरफ से, जिस एक्शन की हम बात करें, क्या एक्शन होगा या किस तरीके के नए कानून भी बन सकते हैं, एक फ्रेमवर्क भी बन सकता है, क्योंकि लगातार ये बात आती जा रही है एक फ्रेमवर्क की जरूरत है। जी बिल्कुल उत्कर्ष, इसमें दो पहलू हैं। सबसे पहले मैं इसमें एक पक्ष जो अभी हालांकि उबर या ओला या इस तरीके के कैब एग्रीगेटर्स जो अमूमन देते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या करते हैं कि देखिए हमारी तरफ से तो विंडो ओपन है, आप ड्राइवर की शिकायत कीजिए, हम एक्शन लेंगे, उसकी स्टार रेटिंग घटा देंगे, उसको अगर आपने उसके खिलाफ ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं ड्राइवर के खिलाफ तो उसको पैनल से हटा देंगे। अब आप ये देखिए कि अगर कोई ड्राइवर की स्टार रेटिंग घटती है और आपने कोई बुकिंग करी और वो 1 स्टार का ड्राइवर ही केवल आपको दिखा रहे विकल्प के तौर पर, तो आप जाहिर है वो कैब बुक करेंगे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये जो फ्रेमवर्क है, जो अभी की मौजूदा व्यवस्था है, वो इतनी लचर है, उसमें इतना सशक्तिकरण नहीं है कि इसमें जो कंज्यूमर के राइट्स हैं, जो उनके हित हैं, उनको बचा कर रखा जा सके। यही वजह है कि जो आपका सवाल है उस दिशा में, यानी कि एक रेगुलेटर बनाने की दिशा में काफी गंभीरता से विचार हो रहा है। मंत्रालय के सामने लगातार ये बात आ रही है कि क्यों ना इन कैब एग्रीगेटर्स को लेकर के एक रेगुलेटर बनाया जाए और वो रेगुलेटर जो है वो ये तय करे कि इस तरीके की शिकायतों को लेकर के, चाहे वो किराए से संबंधित हो या ड्राइवरों के रवैये से संबंधित हो, कोई भी पहलू हो, उसको लेकर के रेगुलेटर तय करेगा कि क्या किस तरीके का दंड या एक्शन लेना है। तो एक रेगुलेटर की बात यहाँ पे लगातार उठती आ रही है और उस पर भी गंभीरता से विचार आने वाले वक्त में किया जा सकता है। इसमें एक बात और जोड़ दूं कि सिर्फ उपभोक्ता मंत्रालय ही नहीं, सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी इस मामले का संज्ञान लिया हुआ है और इसके पहले नितिन गडकरी ने भी ये जो ओला, उबर या जो कैब एग्रीगेटर्स हैं, इनकी जो काम करने की जो शैली है, इस पर सवाल उठाए थे और इस पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कहा गया था कि इनको काबू में रखने के या अंकुश में लाने के लिए फौरी तौर पे कुछ कदम उठाने की जरूरत है और उसी तरफ सरकार के बढ़ते हुए कदम दिख रहे हैं। जी समीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सबसे पहले वो वीडियो हम तक लाने के लिए और हमें सारी जानकारी देने के लिए। हम आपसे जुड़े रहेंगे आगे क्या होता है। लेकिन बेजॉन सर, आपके पास आता हूँ मैं, ज़रूरत क्या है अभी कल की मीटिंग से, आपके हिसाब से क्या निकलना चाहिए? दंड निकलना चाहिए या कानून निकलना चाहिए? हमारे हिसाब से सरकार के पास ऑलरेडी रेगुलेटर है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑलरेडी बन चुका है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास सारे जिम्मेदारी है कि इस ढंग के व्यापार जो लोग कर रहे हैं, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, जो कानून को नहीं मानते हैं हमारे देश के, उनके ऊपर कॉम्पनसेशन के लिए आप दंडित कर सकते हैं। उनको आप शो कॉज नोटिस भेजकर उनके ऊपर आप कार्रवाई शुरू कर सकते हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सरकार भी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जाकर जितने कंज्यूमर शिकायत आज हमारे कंज्यूमर हेल्पलाइन में आया है
उसको लेकर एक क्लास एक्शन लिटिगेशन सरकार शुरू कर सकता है सब उपभोक्ताओं जो लोग पीड़ित थे उनके बिहाफ में। तो हम सोचते हैं कि अब बातचीत का समय निकल गया है, आप काम करने का समय आ गया है कि लोगों में विश्वास हो कि ये कानून जो पालित करते हैं हमारे लॉ मेकर्स पार्लियामेंट में, वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो रहा है उपभोक्ताओं का संरक्षण के लिए उनके पक्ष में। ये बहुत जरूरी है ये ट्रस्ट बिल्ड करना, जो आज तक ये ट्रस्ट हम लोग नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं और हर समय हम लोग लोगों को व्यापार करने के लिए छूट दे देते हैं लेकिन कोई कानून के अंतर्गत उनको नहीं लाते हैं। ये लाना बहुत जरूरी है। जैसे अभी ई कॉमर्स के गाइडलाइंस पे चर्चा हो रहा है 2 साल से, अब ये भी आनी चाहिए जल्दी से जल्दी। तो इस ढंग के जो आप व्यापार को आप बढ़ावा देते हैं, निवेश करवाने का मतलब परमिशन देते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं हमारे देश में, तो उसका कोई एक संतुलन बनना चाहिए, एक इस ढंग का पॉलिसी बनना चाहिए कि उपभोक्ता संरक्षण एकदम पैरामाउंट हो, वो बिल्कुल सामने आए और लोगों को बिल्कुल जॉन सर, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि ये परेशानी सिर्फ एक दिन की नहीं है। पिछले 1 साल से ऐसी न जाने कितनी शिकायतें हैं कि उनकी अब बाढ़ आ चुकी है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में आई इन तमाम शिकायतों के बाद अब सरकार भी सख्त हुई है और इसी को लेकर उन्होंने एग्रीगेटर्स को कल मीटिंग कराई है। क्या होगा इस मीटिंग में, इस एजेंडा को लेकर हमारे संवाददाता समीर ने कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे से ही बात करी। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सेक्रेटरी निधि खरे जी हमारे साथ हैं, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और कैब एग्रीगेटर्स के साथ सरकार की जो अहम बैठक होने जा रही है, इसका मुद्दा क्या है और सरकार को क्यों लगता है कि ये वो मौका है जहां पर कैब एग्रीगेटर्स को लेकर के और कुछ सख्ती बरतने की जरूरत है। मैम धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जो प्राइमरी एजेंडा है इस बैठक का वो क्या रहने वाला है और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? हमारे पास पिछले 1 वर्ष से NCH पर यानी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के ऊपर बहुत सारी शिकायतें आ रही थी और इन शिकायतों को जब हमने एग्जामिन करना शुरू किया तो ये पाया कि न केवल डिफरेंशियल प्राइसिंग है बल्कि कुछ एल्गोरिदमिक एक्सरसाइज के माध्यम से वो इस प्रकार से करते हैं कि जो इनके रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको वो अधिक से अधिक चार्ज कर रहे हैं और न्यू कस्टमर को अल्योर करने के लिए एक ही जगह से जो जर्नी जाती है उसमें वो बहुत अधिक रियायत दे रहे हैं। इसी प्रकार से कस्टमर ने कहा कि उन्हें ज़बरदस्ती अपनी ट्रिप्स को कैंसिल आउट करना पड़ता है और ये जबकि वो चाहते हैं वो जाएं लेकिन जो ड्राइवर्स हैं वो समय पे नहीं आते और वो कोशिश करते हैं कि वो पूरी तरह से वो पहले लोकेशन जान लेते हैं। यदि उन्हें वहाँ नहीं जाना है या वो बहुत दूर है या बहुत पास है तो वो हर तरह के बहाने बना करके वो कंज्यूमर को ये कहने की कोशिश करते हैं कि आप इसे कैंसिल कर दें, तो उसमें पेनल्टी लगता है। तो इस तरह की जो ये एक बहुत बड़े मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो भोग रहे हैं और ऑन अ डेली बेसिस भोग रहे हैं। तो ये एक मामला बनता है जो कि CCPA के थ्रू क्लास एक्शन इसमें लिया जा सकता है, मगर लेने से पहले हम इन सभी को बुला करके उनके बारे में जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या पॉलिसी के लेवल पे क्या इस प्रकार का कोई कार्य किया है जिससे कि उपभोक्ताओं के जो हितों के संरक्षण की बात होती है वो कहीं पे भी नहीं है। ना तो उसे इन्फॉर्म किया जा रहा है, ना उसकी बेहतर चॉइस के लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, बल्कि उसे बाध्य किया जाता है कि वो एक ऐसा निर्णय ले जो कि उसके ही अपने अहित उसके अपने खिलाफ हो। ठीक है मैम, क्या इसमें प्रक्रिया के तहत जैसा चूंकि आप बैठक करेंगे तो उसके बाद महीने 1.5 महीने 2 महीने क्या उनके जवाब लिए जाएंगे और उसके बाद आप वो फ्रेमवर्क लगभग कुछ कैसे रहने वाला अगर आप शेयर करना चाहें? देखिए, हमारे पास जो शिकायतें हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं और सफिशिएंट रीज़न है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मगर हम एक बार मीटिंग में बुला करके ये जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी लेवल पे समस्या है, इसलिए हम पहले चाहते हैं कि वे इसका निदान स्वयं ढूंढें और यदि नहीं होगा तो फिर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक परिस्थिति लगभग ऐसी बनती हुई नजर आ रही है जहाँ एक मोनोपोली सी हो गई है, क्योंकि एग्रीगेटर्स कम हैं तो एक मोनोपोली जैसी सिचुएशन भी हो रही है, तो क्या इसका भी डिसएडवांटेज ये लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं? ये भी इस बात का इंडिकेशन आपको लगता है? जो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एक बड़ा एक जरिया है जिसके अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसमें निश्चित रूप से ये जो आपका कहना है वो कहीं हद तक सही भी है, और इन्हीं कारणों से एक्सप्लॉयटेटिव शोषण के माध्यम से कंज्यूमर्स को दिन रात एक तरह से वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये हम लोग इसको भी देखेंगे। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। जाहिर तौर पे क्योंकि हम सिर्फ मीडिया कर्मी नहीं, बतौर खुद कंज्यूमर भी कई बार इस तरीके की स्थिति का सामना करते हैं, तो उम्मीद यही है कि सरकार इस पर जल्द ही कड़ा एक्शन लेगी। कैमरामैन विमल के साथ समीर दीक्षित, ET नाउ स्वदेश। चलिए बिजॉन सर, एक बहुत ज़रूरी सवाल है यहाँ पर, वो ये है कि एक तो हुआ कंज्यूमर अफेयर्स की आपने बात की, सेफ्टी को लेकर भी यही कितने सजग हैं हम। ये एक बात समीर ने जब हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि लोकेशन अपनी डिस्क्लोज करना, स्पेशली एक महिला के लिए अपनी लोकेशन डिस्क्लोज करना कि उनको कहाँ पिकअप करना है, कहाँ जाना है, ये सेफ्टी के तौर पे भी थोड़ा सा सही नहीं है। वहाँ पे सेफ्टी के तरीके से भी इन पे एक रेगुलेशन लाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अंत में हमने कई बार देखा है कि जब किसी प्रकार की घटना घट जाती है तो ओला उबर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, और देखिए स्टार रेटिंग या ड्राइवर को निकालने से वहाँ पे समाधान नहीं होता है। बिल्कुल सही कहे आप। यूसी उपभोक्ताओं का संरक्षण केवल नहीं, उनका सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पैरामाउंट है। और फिर उनके जो लोकेशन है या उनके जो डेटा है उसका कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे आप मेंटेन करेंगे, कैसे आप श्योरिटी देंगे कि वो मिसयूज नहीं हो उस डेटा को। तो इसलिए आईटी एक्ट के तहत भी हम लोग आईटी सिक्योरिटी के पे सरकार ने ऑलरेडी एक कानून ला रहे हैं, वो जल्दी वो आएगा। लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग को एक विकल्प निकालना होगा कि कोई भी व्यक्ति लोगों का डेटा लेकर मिसयूज नहीं कर सकता है और सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम लोग को कायदे कानून रेगुलेशन ये सब हम लोग लाते हैं पार्लियामेंट में, इतने घंटे हम लोग बिताते हैं इस कानून लाने के लिए। लेकिन फिर जब उसका पालित नहीं सही ढंग से होता है तब उपभोक्ता शक करने लगते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स तो बिल्कुल सोते हैं इस चीज को, जबकि हर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक होता है स्टेट गवर्नमेंट में ये सारी चीजों को देखने के लिए, इस पहलू को देखने के लिए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करते हैं ये नहीं मालूम। ये केंद्रीय सरकार को पता लगाना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं इसमें जागरूक होते हैं, क्यों नहीं इस पे काम करते हैं, क्या बात है, क्यों स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या कमी है कि वो नहीं कानून ला सक रहे हैं। तो ये सारे चीजों को सही ढंग से कई बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद हस्तक्षेप किए हैं। सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को जगाने के लिए कि आप वैकेंसी रखे हैं, कोर्ट्स नहीं चल रहे हैं, लोगों का शिकायत नहीं सुनाई जा रहे हैं, और करोड़ों रुपया दिया जा रहा है स्टेट्स को कंज्यूमर वेलफेयर फंड के तहत। लेकिन फिर भी कंज्यूमर के फेस पे स्माइल नहीं आ रहा है, कंज्यूमर इधर से उधर भटक रहे हैं, कोई सुनने वाले नहीं है। और कंज्यूमर हेल्पलाइन जो डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज एनफ एविडेंस, बहुत ही एविडेंस है, अहम एविडेंस है कि आप उनके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए। आप जितने जल्दी शुरू करेंगे उतने जल्दी बदलाव आएगा। तो हम ये सोचते हैं कि अभी जैसे निधि खरे जी ने कहा, वो खुद ही चेयरमैन है सीसीपीए का, तो वो सुओ मोटो भी केस ले सकते हैं, जैसे वो एडवर्टाइजमेंट पे लिए हैं अभी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पे। तो वैसे ओला उबर पे सुओ मोटो केस शुरू कर सकते हैं, शो कॉज नोटिस भेज सकते हैं सबूत के तहत। जो एविडेंसेस आए हैं, जितने लोग शिकायत किए हैं, ये सारे एविडेंसेस हैं। और हम समझते हैं कि उपभोक्ताओं के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए, ये तंत्र को बदलना चाहिए। तंत्र बदले, जब तक तंत्र नहीं बदलेगा तब तक उपभोक्ता को सुरक्षा और उनको वो सेफ्टी नहीं मिलेगा। और सेफ्टी लाने के लिए हम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी देना चाहिए जो लोग हम लोग डेटा को लेकर खिलवाड़ करते हैं। कई इंसिडेंट्स हम लोग देखे हैं, आप सही बोले हैं कि हाथ खड़ा कर देते हैं। हाथ इसलिए खड़ा कर देते हैं क्योंकि उनको हम व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन कोई कानून नहीं लाए हैं उनके व्यापार को नियंत्रण रखने के लिए। ये क्यों होता है? ये नहीं होना चाहिए। और लाइसेंस देनी चाहिए, सारे एग्रीगेटर्स को लाइसेंस मिलनी चाहिए। सारे एग्रीगेटर्स का हम लोगों को सारे जांच होनी चाहिए, पारदर्शिता लाना चाहिए। कई चीज हैं जो उपभोक्ता चाहता है, स्टैंडर्ड लाना चाहिए। देखिए
जी बेजान सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दरअसल हमारे पास समय की थोड़ी कमी थी, लेकिन आपने बात काफ़ी कही कि कई सारे स्टेप्स आने चाहिए, कई सारे स्टेप्स उम्मीद करते हैं कि कल आएंगे। लेकिन स्वदेश विशेष में अभी के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे किसी विशेष खबर के साथ। तब तक आप ईटी नाउ स्वदेश देखते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। 10 मिनट में आपका खाना डिलीवर